नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 17 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सॉरी, सबसे पहले आज देखो डिस्कशन थोड़ी लेट हो गई। कल एक्चुअली इंदौर से आने में ना काफ़ी रात हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित इशू हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेज राइट टू जस्टिस, और तीसरा हेल्थ केयर यानी पेशेंट सेफ्टी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर हियरिंग से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं आपको ना एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूं। मान लीजिए आप ना एक शेफ हो और आपने ना एक नई डिश ट्राई की। आप वो डिश को मैनेजर के पास में लेके गए, लेकिन देखो मैनेजर ना तो उस डिश को टेस्ट कर रहा है, ना उसको हां बोल रहा है, ना बोल रहा है, टेस्ट ही नहीं कर रहा है, बस रख के बैठा है अपने पास में। तो आपको बुरा लगेगा। आप बोलोगे यार इतनी मेहनत से मैंने नई डिश बनाई है, लेकिन आप इसे टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ना आप इसको अप्रूवल दे रहे हो, ना मना कर रहे हो कि भाई कुछ सुधार करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ये गलत बात है। ठीक वैसा ही गवर्नर कर रहे थे ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में। अब देखो, संविधान का आर्टिकल 200 ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 200 ये कहता है, जब भी देखो किसी स्टेट असेंबली से बिल पास होके गवर्नर के पास जाएगा ना, तो गवर्नर के पास में 3 ऑप्शन हैं। या तो देखो उस बिल को अपनी एसेंट दे दो, सहमति दे दो, तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। या फिर देखो आप उसे रिजेक्ट कर दो, विदहोल्ड कर दो, मना कर दो। लेकिन देखो ये पावर जो है ना गवर्नर की रेयरली यूज होती है, और आर्बिट्ररी ढंग से ये पावर यूज नहीं हो सकती। एक्चुअल में ना 1935 का एक्ट था ना, उसमें गवर्नर के लिए ये बात लिखी गई थी, इन डिस्क्रिशन ऑफ, यानी अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से आप किसी बिल को एसेंट दो या रिजेक्ट दो, मतलब उसको मना कर दो, रिजेक्ट कर दो। लेकिन जब हमने खुद से संविधान बनाया ना अंग्रेजों के जाने के बाद, तो ये इन डिस्क्रिशन वाली लाइन ना हटा दी गई, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि गवर्नर अपनी पावर का ना आर्बिट्ररी ढंग से यूज ना करें। समझ गए? गवर्नर एक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, यानी चुनी हुई सरकार के हिसाब से। तो डिस्क्रिशन वर्ड हटा दिया गया था संविधान में जब नया संविधान बना आजाद होने के बाद में। तो दूसरा ऑप्शन गवर्नर के पास क्या होता है? आर्टिकल 200 के अंतर्गत विदहोल्ड एसेंट, मतलब बिल को रिजेक्ट कर दो। तीसरे नंबर पे ऑप्शन होता है गवर्नर के पास में रिटर्न द बिल, ये येलो सिग्नल है। गिव एसेंट मतलब ग्रीन सिग्नल, विदहोल्ड एसेंट मतलब रेड सिग्नल, और रिटर्न बिल मतलब येलो सिग्नल। इसका मतलब होता है कि असेंबली को ना बिल वापस लौटा दिया गया गवर्नर के द्वारा, और रिटर्न द बिल मतलब गवर्नर असेंबली को देते हैं कुछ चेंजेस के साथ में, सजेशंस के साथ में, और बोलते हैं कि आप इस बिल को एक बार फिर से कंसीडर करो। लेकिन यहां पे ना एक कैच है। कैच क्या है? कैच देखो ये है, अगर असेंबली ना बिल को बिना चेंज किए या थोड़ा बहुत चेंज करके, असेंबली की मर्जी है, फिर से पास करके गवर्नर के पास में भेजती है ना, तो फिर गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा। ये बाउंडेशन है गवर्नर के ऊपर। तो ये 3 ऑप्शन है। वैसे एक चौथा ऑप्शन भी है जो आर्टिकल 201 में लिखा गया है। वो क्या है? वो है बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व रखना। मतलब गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल रिजर्व रख सकते हैं। ये तब होता है या तो बिल हाईकोर्ट की पावर को कम करता हो, या फिर बिल संविधान के अगेंस्ट हो। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नर है ना, बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये इसके पास में, गवर्नर के पास में चौथा ऑप्शन भी होता है। लेकिन मान लीजिए गवर्नर इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक को भी ना अपनाए, और बस बिल को रखे, जैसे मैनेजर शेफ की डिश के ऊपर कोई फैसला ही नहीं ले रहा है, और गवर्नर भी वैसा ही कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शंस को यूज नहीं कर रहे हैं, बस बिल को अपने पास रख रखा है। यह है पॉकेट वीटो। लेकिन देखो ये डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। क्या करता है? डेमोक्रेसी को करता है कमजोर। क्यों? क्योंकि फिर देखो चुनी हुई सरकार का फायदा ही क्या? अगर चलनी है गवर्नर जिसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
तो फिर क्या फायदा, डेमोक्रेसी तो कमजोर हो गई ना। और खास करके ये कहां पे हो रहा है, ये खास करके हो रहा था जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर। फॉर एग्जाम्पल केरला, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, अपोजिशन के द्वारा रूल्ड स्टेट्स में ये ज्यादा हो रहा था। तो इस इनएक्शन के खिलाफ में ना, यानी गवर्नर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहां की स्टेट असेंबलीज बिल पास कर रही हैं लेकिन वो एक्ट नहीं बन रहे हैं क्योंकि गवर्नर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसके खिलाफ ना ये जो स्टेट्स थे ना, इनमें से कुछ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ना 8 अप्रैल 2025 को दिया एक जबरदस्त जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस जजमेंट में कि गवर्नर साहब आप इनडेफिनेटली बिल को डिले नहीं कर सकते। साफ बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर बिल के ऊपर फैसला लेना होगा। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कब आई थी? ये जजमेंट देखो आई थी सुप्रीम कोर्ट की 8 अप्रैल 2025 को। लेकिन देखो कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, कहानी में एक ट्विस्ट आया जब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्लैरिटी मांगने के लिए ना एक अलग रास्ता चुना। क्या था वो रास्ता? जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यहां पे देखो दो आर्टिकल्स के बीच में लड़ाई है। एक तरफ है आर्टिकल 141 और दूसरी तरफ आर्टिकल 143। आर्टिकल 141 क्या कहता है? यह कहता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फैसला सुनाता है ना, तो वो पूरे देश का बन जाता है कानून यानी लॉ, और ये बाइंडिंग होता है सब पे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो वो कानून बन जाता है और ये बाइंडिंग होता है सब पे, प्रेसिडेंट पे, गवर्नमेंट पे, पब्लिक पे, सब पे। तो कायदे से देखो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2025 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नर को ना एक रीजनेबल टाइम में फैसला लेना होगा जो भी बिल गवर्नर के पास में आए हैं। तो ये ऑर्डर क्या था? ये बाइंडिंग था सबके ऊपर। लेकिन आप आर्टिकल 143 देखिए, ये क्या कहता है? ये ना एक प्रकार से ना प्रेसिडेंट की ये एक प्रकार से फोन ए फ्रेंड लेफ्ट लाइन है कि हाँ भाई अपने फ्रेंड को फोन करना, जैसे केबीसी में लाइफ लाइन होती है ना, फ्रेंड से फोन करके पूछना। तो प्रेसिडेंट की ये लाइफ लाइन है। अगर प्रेसिडेंट को किसी लीगल क्वेश्चन पे डाउट होता है ना, लीगल इशू पे डाउट आता है, तो प्रेसिडेंट ना इस इशू को, यानी जो भी डाउट प्रेसिडेंट को आया है उससे रिलेटेड ना ओपिनियन मांग सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट से। यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देगा ना, ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है या बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट को अब वो राय माननी ही पड़ेगी। नहीं, यह सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा ना, मतलब प्रेसिडेंट को जो भी डाउट आया है और राय मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देगा वो सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। आप बोलोगे सर डिफरेंस तो आपने बता दिया दोनों के बीच में, पॉइंट क्या है? पॉइंट देखो ये है, जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ना, वो था बाइंडिंग सबके ऊपर। अब कायदे से बाइंडिंग जजमेंट था तो इसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए थी। रिव्यू पिटीशन में जो फैसला आता वो बाइंडिंग होता फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और रिव्यू पिटीशन के बाद में एक ऑप्शन फिर क्यूरेटिव पिटीशन का भी था। क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर जो फैसला होता वो भी बाइंडिंग होता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की। सेंट्रल गवर्नमेंट खेल गई चालाकी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हम ऑप्शन अपनाते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, मर्जी होगी कि उसे माने या ना माने, वो सिर्फ एडवाइजरी होगा। तो ये रास्ता सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया, चालाकी खेल गया सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट राइटर ये रेज करते हैं, इस पे ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पे सुनवाई भी की। सुनवाई करके अभी अपना जो फाइनल फैसला है, फाइनल डिसीजन है, उसको रिजर्व रख लिया गया है। लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ जो बातें बोली गई वो मैं आपको बताता हूं। सुनवाई के दौरान देखो सीजीआई गवाही ने ना एक बात ये बोली कि गवर्नर इस प्रकार से
लोकतंत्र को कमजोर बनाते रहें, स्टेट असेंबलीज को कमजोर बनाते रहें, और क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हम पावरलेस होके देखते रहें? ये सही नहीं है। ये बात बोली सीजीआई गवाई ने। दूसरा, जस्टिस विक्रमनाथ ने एक बात ये बोली, क्या गवर्नर विधानसभा की विजडम के ऊपर है? मतलब विधानसभा ने कोई बिल पास किया है तो सोच समझ के पास किया होगा ना। क्या गवर्नर उनकी विजडम के ऊपर है? यह बात देखो सही है कि गवर्नर स्टेट असेंबली से पास हुए बिल को देखते हैं तो वो एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, लेकिन वो सेफ्टी वॉल्व क्या इतनी मजबूत है कि कुछ काम ही ना करने दे? ये तो वही बात होगी कि किसी सिक्योरिटी गार्ड को आपने रखा ये देखने के लिए कि कंपनी में कौन आ जा रहा है, लेकिन जब सीईओ आया कंपनी का तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ही रोक लिया और साइड में खड़ा करके रखा कि मैं अभी फैसला नहीं लूंगा आपके ऊपर, बस आप यहां पे खड़े रहो। समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी, सिक्योरिटी गार्ड रखा कंपनी ने और वो सीईओ को ही नहीं आने दे रहा है, बस वो साइड में सीईओ को साइड में खड़ा करके रखा है। ये तो वही बात हो गई। गवर्नर ठीक है, देखें कि बिल संविधान के अगेंस्ट है या नहीं है, बिल में कोई ऐसी चीज है जो संविधान के अगेंस्ट है, या फिर हाईकोर्ट जैसा हाईकोर्ट की पावर कम कर रहा है बिल तो वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। तो ये सब चीजें गवर्नर देखें, लेकिन फैसला तो ले, फैसला ही नहीं लेते हैं वो। ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी को चोक करने के समान है, डेमोक्रेसी का गला घोटने के समान है, ऐसा बोला जस्टिस विक्रमनाथ ने। फिर देखो, जो सरकार के वकील थे ना, सोलिसिटर जनरल, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किस प्रकार से सरकार के पॉइंट को रखा। उन्होंने ये बोला, देखो गवर्नर जल्दबाजी में कानून बनाने से ना रोकता है, जैसे मैंने बोला आपको, वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। इस पूरे केस में ना केरला के वकील ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। केरला के वकील ने बोली, देखो ऐसा नहीं है कि संविधान में एम्बिगुइटी है, कोई चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, संविधान में सब कुछ क्लियर है। एक्चुअल में ये जो इशू है ना, ये पॉलिटिकल मिसयूज का है, क्योंकि गवर्नर सिर्फ उन्हीं राज्यों में बिल को रोकते हैं जो अपोजिशन रूल्ड हैं, जो रूलिंग पार्टी द्वारा रूल्ड जो स्टेट्स है ना, वहां पे गवर्नर बिल को रोकते ही नहीं है, वहां पे बिल को स्मूथ एसेंट गवर्नर के द्वारा दे दिया जाता है। तो बात ये नहीं है कि संविधान में कुछ क्लैरिटी चाहिए, बात ये है कि ये पॉलिटिकल मिसयूज का इशू है। किसका इशू है? पॉलिटिकल मिसयूज का। और देखो एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आर्टिकल 356 क्या कहता है। ये जो आर्टिकल है बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। गवर्नर की सिफारिश पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। जब देखो प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगाया जाता है ना, तो 1994 की एस.आर. बोमई जजमेंट के बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाने के फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब देखो, जब सरकार गिराने के बाद में प्रेसिडेंट रूल कहीं लगाया जाता है, इतनी बड़ी चीज जब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है, तो ये तो देखो एक छोटी सी चीज है कि गवर्नर ने बिल पास नहीं किया, वो चीज तो देखो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी ही ना। समझ रहे हो? जब इतना बड़ा डिसीजन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो इतना छोटा डिसीजन कि गवर्नर बिल पे बैठा है, इसका रिव्यू क्यों नहीं हो सकता? तो प्रेसिडेंट ने ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। और देखो एक चीज है, किसी भी डेमोक्रेसी में ना ज्यादा पावर किसके पास में होनी चाहिए? लोगों के पास में होनी चाहिए, मतलब जनता के पास में होनी चाहिए। पीपल जो है सबसे बड़े सोवरिन है ना हमारे देश में या किसी भी डेमोक्रेसी में। और जनता किसको चुनती है? जनता चुनती है रिप्रेजेंटेटिव को, और इसी से फिर सरकार बनती है, इसी से लेजिस्लेचर का गठन होता है। तो कायदे से देखो इनकी चलनी चाहिए, ना कि ऐसे पर्सन की जिसको अपॉइंट किया गया है, जो जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर ये बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नया ऑर्डर पास किया गया था ना 8 अप्रैल 2025 को, उसको मानना चाहिए और गवर्नर्स को एक निश्चित टाइम फ्रेम में फैसला देना चाहिए बिल के ऊपर। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक टाइम के अंदर उसे ना बांधा जाए। टाइम ज्यादा ले लो यार, थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन फैसला तो लो। और इंडिया देखो एक क्वेसी फेडरल स्टेट है, सेंटर और स्टेट के बीच में ना पावर बैलेंस बहुत नाजुक है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इवन
बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, या फिर इवन आप पुंछी कमीशन की बात कर सकते हो आंसर में। पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन दोनों की रिपोर्टें क्या कहती हैं? दोनों ये बोलती हैं कि गवर्नर को ना एक रीजनेबल टाइम के अंदर फैसला लेना चाहिए, और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। जैसे होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो सेंटर में रूल कर रही होती हैं, अपने किसी पुराने लीडर को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है किसी स्टेट में। मतलब पहले उस पार्टी का पॉलिटिशियन था, लीडर था, और उसे अब गवर्नर बना दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर बनाना चाहिए ऐसे लोगों को जैसे रिटायर्ड आर्मी चीफ या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन हाँ, इस पे भी क्वेश्चन उठेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर आर्मी चीफ हैं, वो सरकार की बातें ज़्यादा मानेंगे ये सोच के कि हमें बाद में गवर्नर बनाया जा सकता है, तो इसलिए सरकार की बातें मान ले पद पे रहते हुए। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को गवर्नर बनाओ जो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हों। जैसे कलाम साहब थे, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ऐसे ही लोगों को गवर्नर और प्रेसिडेंट के पदों पर ये लोग ज़्यादा शोभा देते हैं, बड़े गवर्नर और प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हेल्थ केयर से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर को होता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। मतलब कि पेशेंट सेफ्टी से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो दिन है हर साल 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये दिन हमें देखो याद दिलाता है कि हेल्थ केयर का सबसे बेसिक प्रोमिस है सेफ ट्रीटमेंट। मतलब हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है, उसका सबसे बेसिक वादा ये होता है ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको वो सेफ होगा। लेकिन देखो दिक्कत ये है, आज भी करोड़ों पेशेंट्स को ना सेफ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। समझ गए? मैं आसान भाषा में बताता हूं। देखो, पेशेंट सेफ्टी का मतलब क्या है? WHO कहता है कि पेशेंट सेफ्टी का मतलब यह है डू नो हार्म इज द कोर ऑफ मेडिसिन। मतलब मेडिसिन आप दे रहे हो ना, कम से कम इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कोर प्रिंसिपल है पेशेंट सेफ्टी का। देखो, फायदा हर एक पेशेंट पे अलग अलग होता है। किसी पे फायदा अच्छा हो जाता है, किसी पे थोड़ा कम होता है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए कम से कम। बट देखो, रियलिटी ये है कि दुनिया भर में ना हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कम से कम 10% जो पेशेंट्स हैं ना वो हार्म फेस करते हैं, मतलब उनको नुकसान होता है। और ओपीडी में यानी आउट पेशेंट केयर में जब हम डॉक्टर को दिखा के वापस अपने घर में आ जाते हैं, कंसल्ट करके वापस आ जाते हैं, ओपीडी केयर में तो कम से कम 40% पेशेंट्स को ना हार्म फेस करना पड़ता है। मतलब डॉक्टर कोई ऐसी चीज लिख देता है जिससे पेशेंट को ना फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। आर्टिकल में ये बोला जाता है कि इंडिया में ना जो बर्डन ऑफ डिजीज है ना वो शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब देखो ये है, पहले ना इंडिया में इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होते थे, जैसे टीबी, मलेरिया। लेकिन अब इंडिया में ना कौन से डिजीज ज्यादा हो रहे हैं? लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे देखो, डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना ये इंडिया में अब ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन देखो, ये लाइफस्टाइल डिजीज का जो इलाज है ना वो लंबा चलता है। आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, मल्टीपल डॉक्टर से मिलना पड़ता है। इससे क्या होता है, इसकी वजह से देखो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर है ना वो बढ़ जाते हैं। मतलब जितनी बार आप सिस्टम से कांटेक्ट में आएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट में आएंगे, गलती होने के जो चांस है वो उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए इंडिया के लिए देखो ये चैलेंज ना और भी ज्यादा अर्जेंट हो जाता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया में जो पेशेंट हार्म है ना वो अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब देखो, महेश फॉर एग्जांपल एडमिट हुआ हार्ट प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में ना साफ सफाई ना होने की वजह से ना महेश को इन्फेक्शन हो गया। जैसे कई बार आईसीयू में पेशेंट्स को ना वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन लेकिन बहुत खतरनाक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। दूसरे नंबर पे आपको बताता हूं अनसेफ इंजेक्शन।
एक ही सिरिंज को मल्टीपल पेशेंट्स पे यूज कर लिया गया। इससे देखो HIV का, हेपेटाइटिस बी का, ऐसी बीमारियों का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है मेडिकेशन एरर। क्या है? मेडिकेशन एरर। ये सबसे कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को ना, महेश को पेंसिलिन से है एलर्जी है। डॉक्टर ने पूछा ही नहीं कि क्या आपको इस ऐसी दवाई से एलर्जी है या नहीं है, और पेशेंट ने बताया नहीं, नर्स ने इंजेक्शन दे दिया। तो इससे ना फिर पेशेंट को हो जाएगा बहुत सीवियर रिएक्शन। या फिर कई बार डॉक्टर गलत दवाई दे देता है। गलत दवाई जैसे गलत डोज दे देना, या दो ऐसी दवाइयां दे देना जो आपस में रिएक्ट करती हैं, तो ये भी डॉक्टर की गलती हो जाती है। कई बार होता है डिलेड डायग्नोसिस। डिलेड डायग्नोसिस मतलब जैसे कैंसर के लक्षण थे लेकिन डॉक्टर पहचान ही नहीं पाया, समझ गए। या फिर सिम्टम्स एक नॉर्मल वायरल फीवर के थे, जबकि डॉक्टर ने समझ लिया डेंगू है, या फिर डेंगू के सिम्टम्स थे और डॉक्टर ने आम बुखार समझ लिया। ये दिक्कत। तो ये छोटी छोटी बातें लगती हैं बट इनका इंपैक्ट देखो बहुत ज्यादा होता है। और राइटर बताते हैं प्रॉब्लम की जड़ जानते हो क्या है, मतलब क्यों ये दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम की जड़ देखो ये है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ जो है ना वो ओवरबर्डन्ड है। मतलब पहला रीजन है ओवरबर्डन्ड प्रोवाइडर्स, और दूसरा जो रीजन है वो है पैसिव अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट्स। पैसिव अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट्स। ओवरबर्डन प्रोवाइडर्स मतलब देखो जो डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सिस हैं ना, उनके ऊपर देखो पेशेंट्स का जो लोड है ना बहुत ज़्यादा है। एक दिन में देखो 100-150 पेशेंट्स देखने हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे देश में ना डॉक्टर्स की संख्या आपको ना बहुत कम मिलेगी, उड़ गया है, बहुत कम मिलेगी। और रूरल एरिया में तो डॉक्टर्स की संख्या और भी कम है। अब डॉक्टर हर एक पेशेंट को देखो 2 से 5 मिनट देता है। कई बार तो पेशेंट्स को जल्दी भी डॉक्टर भगा देते हैं, तो भी मतलब डॉक्टर के पास में ना टाइम बहुत कम बचता है। फिर इवन देखो कई बार ना इवन नर्सिस को भी ना 12 से 16 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है। तो जब आप थके होते हो ना, गलती करने के जो चांस है ना वो बढ़ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। फिर है इनएडुकेट स्टाफिंग, मतलब स्टाफ की संख्या बहुत कम है। एक वार्ड में 40 पेशेंट्स और सिर्फ 2 नर्स, तो हर पेशेंट पे ना नर्स पूरा ध्यान नहीं दे पाती। फिर पैसिव अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट्स, मतलब हमारे कल्चर में ना डॉक्टर को भगवान का दर्जा मान दिया गया है, तो हम उनसे ना सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं। डॉक्टर साहब ने लिख दिया है तो ठीक ही होगा, ये एटीट्यूड होता है आमतौर पे। और इवन देखो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी है, मतलब डॉक्टर को ना बीमारी के इलाज के बारे में ना हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा पता होता है। तो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव एक तरफ और डॉक्टर दूसरी तरफ, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन गैप जो है वो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है। पेशेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर नेक्स्ट है लो हेल्थ लिटरेसी। देश में बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ रिपोर्ट्स पढ़ना ही नहीं आता, उन्हें दवाइयों के नाम, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। तो एक तरफ देखो थका हुआ जल्दबाजी में काम कर रहे डॉक्टर या फिर नर्स हैं, और दूसरी तरफ एक डरा हुआ अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट जो सवाल नहीं पूछ रहा है। तो इस गैप में नुकसान किसका होता है? इस गैप में नुकसान होता है पेशेंट्स का। तो अब बारी आती है सॉल्यूशन की। फिर देखो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, पेशेंट सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। पेशेंट सेफ्टी सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार की बात करें, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? एक फ्रेमवर्क है, नेशनल पेशेंट सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। नेशनल पेशेंट सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, ये सरकार का ना ऑफिशियल रोड मैप है। क्या है? ऑफिशियल रोड मैप है। इसका मकसद है पेशेंट सेफ्टी को हेल्थ सिस्टम में प्रायोरिटी बनाना। इसमें देखो एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग जैसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि मान लीजिए डॉक्टर ने गलत मेडिसिन दे दी, एडवर्स इंपैक्ट हो गया, तो पेशेंट फिर रिपोर्ट कर सकते हैं कि देखो मुझे गलत मेडिसिन दी गई, डॉक्टर ने यहाँ पे लापरवाही बरती। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है NABH। NABH का पूरा नाम क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जैसे प्रोडक्ट्स के लिए ISI मार्का होता है ना, वैसे ही हॉस्पिटल के लिए NABH, ये एक ना
क्वालिटी स्टैंप जैसा है। ये NABH क्या करता है, हॉस्पिटल्स को ना पेशेंट सेफ्टी के स्टैंडर्ड पर ऑडिट करता है। लेकिन आर्टिकल में देखो चिंता इस बात पे व्यक्त की गई है, हमारे देश में ना 5% से भी जो कम हॉस्पिटल्स हैं वो NABH से मान्यता प्राप्त हैं। सोचिए 95% जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो यहां पे देखो सिविल सोसाइटी का जो रोल है ना वो बहुत बढ़ जाता है। कुछ NGOs तो देखो हैं जो देखो पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करते हैं, लोगों को हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में जागरूक करते हैं, हॉस्पिटल्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं, इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी पर काम करते हैं। कुछ NGOs हैं लेकिन इनकी संख्या जो है वो नाम मात्र की है। तो वाइडर इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? वाइडर इकोसिस्टम देखो ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव है ना वो एक्टिवली क्वेश्चंस पूछें। आजकल तो देखो यार चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी को आप बीमारी बताओ और चैट जीपीटी आपको बता देता है उसके बारे में, लेकिन आप मिलो जरूर डॉक्टर से, लेकिन चैट जीपीटी से ये भी पूछ सकते हो कि डॉक्टर से मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो चैट जीपीटी पहले आपको पूरा डिजीज से संबंधित चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा, फिर ये भी बता देगा कि डॉक्टर से आप ये क्वेश्चन पूछो। समझ गए? तो पेशेंट्स को चाहिए वो क्वेश्चन पूछें, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से मेंटेन करके रखें और खुद से दवाइयाँ ना लें। सेल्फ जो मेडिकेशन है वो नहीं करनी चाहिए पेशेंट्स को। और मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? मीडिया को सिर्फ देखो मेडिकल नेग्लिजेंस की नेगेटिव स्टोरीज नहीं पब्लिश करनी चाहिए जिस पे व्यूज आते हैं। मीडिया को इवन जागरूक भी करना चाहिए पेशेंट्स को कि देखो आपको ये करना है, और सक्सेसफुल स्टोरीज भी बतानी चाहिए। यहां पे देखो टेक्नोलॉजी भी एक गेम चेंजर हो सकता है। टेक्नोलॉजी मतलब चैट जीपीटी नहीं, टेक्नोलॉजी मतलब देखो जैसे हॉस्पिटल में ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं कि जब एक डॉक्टर ना ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दे जो साथ में नहीं देनी चाहिए तो सॉफ्टवेयर अलर्ट कर दे कि ये गलत है। मतलब डॉक्टर जो भी दवाइयां प्रिस्क्राइब करें ना वो ऑनलाइन रजिस्टर होना जरूरी हो, ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो सिस्टम जैसे ही देखे कि डॉक्टर ने तो ये 2 दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी तो उसी समय अलर्ट बच जाए कि ये गलत है। और इसके लिए तो AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इवन देखो QR कोड बेस्ड पेशेंट आइडेंटिफिकेशन से ना गलत पेशेंट को दवाई देने की गलती रोकी जा सकती है। जैसे हर एक पेशेंट का आज के समय में डिजिटल रिकॉर्ड होता है ना, तो डॉक्टर से जब वो मिलने जाएं तो पहले QR कोड स्कैन हो और QR कोड स्कैन होके पूरी डिटेल आ जाए और फिर उसके बेस पे डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करें। लेकिन कुछ गलत दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी तो QR कोड चूंकि स्कैन किया गया है तो वो वहां पे अलर्ट आ जाए। समझ गए? तो कुल मिला के देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है कि हमें ना कल्चर ऑफ सेफ्टी डेवलप करने की आवश्यकता है। मतलब पेशेंट सेफ्टी हर किसी की सोच होनी चाहिए और इसे प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं उनका ये काम हो। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में मैं आपको बेसिक्स देता हूं, सीधा आर्टिकल नहीं बताऊंगा, थोड़ा बेसिक्स दूंगा। याद कीजिए 1980s का इंडिया, उस समय देखो बहुत सारे ना दहेज रिलेटेड डेथ्स की खबरें आ रही थी। मतलब दहेज के लिए बहू को जिंदा जला दिया गया, ऐसी खबरें 1980s में बहुत सारी आई। बहू स्टोव फटने से जल गई। ये देखो एक नेशनल ट्रेजेडी बन चुका था। समाज को एक सख्त कानून की जरूरत थी, एक ऐसा कानून जो शादी के बाद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक सके। तो ऐसी सिचुएशन में एक कानून निकल के आता है, IPC सेक्शन 498A। बहुत सख्त कानून था। आज IPC तो है नहीं, आज है भारतीय न्याय संहिता, BNS है। तो BNS का जो सेक्शन 85 है वो यही है जो IPC में सेक्शन 498 हुआ करता था। है क्या ये? मतलब BNS का सेक्शन 85 जो पहले IPC का 498A था, बहुत सिंपल। अगर देखो पति या उसके रिश्तेदार किसी भी शादीशुदा महिला के साथ में क्रूएल्टी करते हैं, यानी क्रूरता करते हैं, तो ये एक सीरियस क्राइम माना गया था। अब आप बोलोगे सर किस प्रकार की क्रूरता? क्रूरता का मतलब भी बताया गया था। या तो देखो मेंटल या फिर फिजिकल टॉर्चर,
मेंटल या फिजिकल टॉर्चर, ऐसा टॉर्चर जो सुसाइड करने के लिए उकसाए, या फिर देखो दहेज के लिए हरासमेंट, यह भी क्रूरता में आता है। आप दहेज के लिए परेशान कर रहे हो। अगर कोई पति ऐसा करता है, पति या फिर उसके रिश्तेदार, तो इसे देखो एक ना कोग्निजेबल ऑफेंस माना गया था। कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस ना बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है पति और उसके रिश्तेदारों को। कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और यह नॉन बेलेबल है। मतलब ऐसे केसेस में जब केस दर्ज होता है ना, तो बेल मिलना राइट नहीं है, यह कोर्ट की मर्जी है। तो बहुत सख्त कानून है ये कानून। देखो एक प्रकार से ना प्रोटेक्टिव शील्ड बन के आया, यानी सुरक्षा कवच बन के आया उन लाखों महिलाओं के लिए जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन देखो जैसे ना हर पावरफुल चीज की तरह ना इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट सामने आए, और स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी जाती हैं चीजों को ठीक करने के लिए, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस कानून के भी साइड इफेक्ट सामने आने लगे। कोर्ट ने देखा कि इसका ना बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। छोटे छोटे झगड़ों में पति के साथ पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और के साथ में, जब पति ने पकड़ लिया तो फिर उसने झूठा केस दर्ज करवा दिया दहेज का। तो ऐसे केसेस सामने आने लगे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना लीगल टेररिज्म तक कह दिया कि ये लीगल टेररिज्म है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। सोचो कितनी गंभीर बात है। एक तरफ विक्टिम की पुकार, मतलब ऐसे लोग जिनको वास्तव में इस कानून की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ ऐसी भी महिलाएं जो इस कानून का मिसयूज करके बेगुनाह परिवारों को फंसा देती हैं। तो यहां पे शुरू होता है जुडिशरी का बैलेंसिंग एक्ट। कैसे दोनों के बीच में जुडिशरी जो है वो बैलेंस इस्टेब्लिश करती है। देखो कोर्ट की कोशिश ये होती है कि ना तो विक्टिम का नुकसान हो, जिसको असल में इस कानून की जरूरत है, और ना ही बेगुनाह परिवार फंसे। तो उन्होंने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बनाए, यानी प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए गए। जैसे देखो 2014 का केस है, 2014 का केस है जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। कब का केस है? 2014 का केस है। कोर्ट ने इस केस में यह बोला कि ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होती हैं ना, इनमें यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एफआईआर सीधा ना दर्ज करे पुलिस, और एफआईआर दर्ज करने से पहले ना एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि पहले आप देख लो शुरुआती तौर पे जो लड़की ने इल्जाम लगाया है क्या वो सही भी है या गलत है। समझ गए? मतलब पुलिस को यह बोला गया पहले एफआईआर दर्ज करो, उससे पहले आप थोड़ा छानबीन करो और देखो कि मामला सीरियस है या नहीं है। जैसे डॉक्टर पहले सर्जरी से पहले टेस्ट करता है ना, तो उसी प्रकार से फर्जी केसेस पे रोक लगाने के लिए पुलिस को यह बोला गया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 के केस में। फिर देखो एक और केस आता है 2014 में ही। इस केस का नाम क्या था? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी 2014 का केस था। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर था। क्यों गेम चेंजर बोला गया है इस जजमेंट को? क्योंकि ना इसमें कोर्ट ने पुलिस की पावर पर लगाम लगा दिया, पावर ऑफ अरेस्ट पे। पहले तो क्या होता था, पुलिस ना एकदम से अरेस्ट कर लेती थी जब भी सेक्शन 498A के तहत में केस दर्ज होता। लेकिन इस जजमेंट के बाद में ना कोर्ट ने पुलिस की पावर पर लगाम लगा दिया कि आप ना सिर्फ एफआईआर होने से आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एफआईआर होते ही अरेस्ट कर लोगे। पहले तो एफआईआर होते ही अरेस्ट कर लिया जाता था। लड़की ने आरोप लगाया कि मुझे दहेज के लिए हरास किया जा रहा है, तुरंत अरेस्ट। लेकिन इस केस में कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप एफआईआर होते ही अरेस्ट नहीं कर सकते। आप एक पहले चेकलिस्ट बनाओ। आप पहले ये चेकलिस्ट में ये लिखो कि अरेस्ट होना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। दूसरा, क्या अक्यूज्ड भाग जाएगा? तीसरा, क्या वो सबूत मिटा देगा? तो आप ये सारी चीजें देखो। अगर देखो इनका जवाब हां है तीनों का, तो आप अरेस्ट करो। अदरवाइज ना आप अरेस्ट मत करो अक्यूज्ड को। आप सिर्फ एक नोटिस दो सेक्शन 41A के तहत बेवजह के अरेस्ट को रोकने के लिए। यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
अब देखो इनका इंपैक्ट क्या हुआ, ये जो जजमेंट्स आए इनका इंपैक्ट क्या हुआ। ये जो चेक्स है ना, ये जो जजमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 2015 में ना जो ये दहेज के केसेस थे, सेक्शन 498 ए के केसेस थे, यानी अब तो बीएनएस के हिसाब से 85 हो गया ना, केसेस थे 1,13,403 और अरेस्ट कितने थे, अरेस्ट भी काफी थे, आंकड़ा नहीं दिया हुआ। 2022 में केसेस बढ़ के हो गए 1,40,019। केसेस तो बढ़ गए लेकिन अरेस्ट घट गए, ये अच्छी बात है। तो ये कोर्ट के जजमेंट्स का इंपैक्ट पड़ा कि अब ना इन केसेस में अरेस्ट घट गए हैं। तो ये हुआ एफआईआर दर्ज हुई लेकिन मिसयूज कम हुआ, अरेस्ट घट गए। लेकिन देखो अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एंट्री होती है अब इस पूरे केस में। क्या नया किया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना 2022 का केस था, केस का नाम क्या था, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या एक नया एक्सपेरिमेंट किया। क्या था नया एक्सपेरिमेंट? 2 महीने का कूलिंग पीरियड, मतलब एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद में ना एफआईआर के बाद 2 महीने तक अरेस्ट नहीं किया गया पति को या फिर उसके रिश्तेदारों को, कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा बोला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने तक ना तो अरेस्ट किया जाएगा, कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं लिया जाएगा और मामले को भेजा जाएगा एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास में। ये एक नया एक्सपेरिमेंट था, फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास में मामले को भेजा जाएगा। और फैमिली वेलफेयर कमेटी, ये वो कमेटी है फैमिली वेलफेयर कमेटी जिसमें देखो सोशल वर्कर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं जैसे रिटायर्ड पुलिस वाले, ये सब। तो ये फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या करेगी, दोनों पार्टी से बात करेगी और दोनों पार्टी से बात करके रिपोर्ट देगी। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी के बाद ही पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। तो ये नया एक्सपेरिमेंट था जो कंडक्ट किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 2022 में। जजमेंट का नाम था मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इवन देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस एक्सपेरिमेंट को सही ठहराया। कौन से केस में? केस का नाम था शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिल बंसल 2025 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मॉडल को इंडोर्स किया, सही ठहराया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, राइटर बोलते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम है डिलेड जस्टिस। डिलेड जस्टिस, मान लो कोई जेन्युइन विक्टिम है, जेन्युइन महिला है जो अपने इनलॉज के हाथों ना बहुत टॉर्चर फेस कर रही है, फिजिकल टॉर्चर, उसे सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा है। तो उस विक्टिम के लिए तो टाइम ज्यादा लग गया ना, पहले उसके केस को 2 महीने तक फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास में भेजा जाएगा, 2 महीने तक तो उसका टॉर्चर चलता जाएगा, उसको न्याय तो नहीं मिला ना, जबकि उसको इमीडिएट हेल्प मिलनी चाहिए थी, उसको अब 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कूलिंग पीरियड ना बन के ये तो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड बन जाएगा। वो जेन्युइन विक्टिम है, उसको इमीडिएट हेल्प की आवश्यकता है, लेकिन इसके कारण इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगी। और जिन कमेटीज की हमने बात की ना, ये फैमिली वेलफेयर कमेटी, कई बार देखो ऐसी कमेटीज गठित कर दी जाती हैं जिनको कोई कानूनी अनुभव नहीं होता, इनको कोई कानूनी अनुभव नहीं, इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं। इन फैमिली वेलफेयर कमेटीज को बनाएगा कौन, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और तीसरा देखो, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट जो था 2022 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया, ये पुलिस के काम में दखलंदाजी है, पुलिस के काम में दखलंदाजी है। इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है? पुलिस का काम है, किसी फैमिली वेलफेयर कमेटी का थोड़ी ना काम है इन्वेस्टिगेशन करना। तो मतलब ये जो आर्टिकल देता है ना, आर्टिकल कहता है कि ये सारी जो फिल्म है ना हम पहले भी देख चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब इंडोर्स किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को और ये पूरी तरह से नया मॉडल है, नहीं, ये पहले भी आए हैं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शंस दी हैं। 2017 में ना राजेश शर्मा केस में ना
सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमेटी के कंसेप्ट से संबंधित डायरेक्शंस दी थी कि ऐसी कमेटी बनाओ, केस उनको भेजो, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? पूरे देश में इसका विरोध हुआ, वुमेन राइट्स ग्रुप बने और उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिग्रेसिव कहा था। कहा गया था कि विक्टिम के लिए न्याय के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो एक साल के अंदर ही 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी फैमिली वेलफेयर कमेटी से संबंधित, लेकिन एक साल के अंदर 2018 में ना सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने अपने ही इस फैसले को पलट दिया था। केस का नाम था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने एक साल पुराने राजेश शर्मा के केस के फैसले को पलट दिया था। उन्होंने बोला था कि ये फैमिली वेलफेयर कमेटी का जो आइडिया है वो गलत है। तो सोच के देखो, जब ये आइडिया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2017 में और बाद में इसे गलत ठहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 2018 में, फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आइडिया दिया 2022 में और 2025 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंडोर्स कर दिया। भाई क्या चल रहा है? अपनी पुरानी जजमेंट्स पढ़ तो लो यार। पहले तुमने क्या जजमेंट दिया था वो ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब एक बार एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट कर चुकी है तब उसे वापस क्यों लेके आना? यह है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। ऐसे एक्सपेरिमेंट की कीमत किसको चुकानी पड़ती है? जेन्युइन विक्टिम्स को, मतलब जो सही में विक्टिम हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।